लास्ट हमारी जो क्लास थी, उस लास्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ पर वेलांचली व अनुपवन से पहले जो कुछ भी था, हमने ये सारा पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और ये आप सभी का स्टार्ट है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपसे इससे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे कि लगभग-लगभग जो ये वेलांचली व अनुपवन के बारे में बात कर रहे हैं, इसके 70% भाग पर क्या किया जाता है? चावल की खेती। और यहाँ से एक बात हमको एक बात निकल के आती है, देखो चावल की खेती का मतलब यहाँ पर क्या किया जाता है? धान का उत्पादन। धान का उत्पादन सब पता है हम सबको ऐसे क्षेत्रों में कि होता है, जहाँ पर जल की सही मात्रा में उपलब्धता होती है। और बताता है कि भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर आर्द्र भूमि है। अच्छा, ये आर्द्र भूमि कौन-सी भूमि होती है? देखो इसमें सबसे स्पेशली उड़ीसा के जो चिल्का के क्षेत्र हैं वो आते हैं। भरतपुर में राउरकेला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी भरतपुर बेसिकली गुजरात और राजस्थान के बीच के पास का जो इलाका है वो। और साथ ही साथ आर्द्र भूमि वह इलाके होते हैं जहाँ पर रामसर साइट होते हैं। रामसर अधिवेशन। आर्द्र भूमि बेसिकली वह जमीन वह जगह होती है जो अपनी खास जलवायु के लिए और खास तरह की वनस्पति के लिए जानी जाती है। यानी वहाँ पर बेसिकली हो सकता है कि वो नदियों के आसपास का इलाका होगा और वहाँ पर एक अलग प्रकार की जो पेड़-पौधों की प्रजातियाँ वहाँ मिलेगी, कुछ खास जो और कहीं नहीं मिलेगी उस पूरे क्षेत्र में, लेकिन वहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नदी घाटी होती है और उसके आसपास की जो भूमि होती है वो आर्द्र भूमि कहलाती है और वहाँ पर मिलने वाली जो पेड़-पौधों की प्रजातियाँ या जीव-जंतु की प्रजातियाँ हैं, वो दुर्लभ होती है। वह ऐसी प्रजातियाँ होती हैं कि उनके आसपास में उस प्रकार की कोई और प्रजाति नहीं मिलती। ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में बताया गया है कि जो आर्द्र भूमि है, भारत में उसको 8 भागों में बाँटा जा सकता है। सबसे पहले दक्षिण में दक्कन के पठार के जलाशय, दक्षिण-पश्चिम के तट, यानी साउथ का रीजन है। साउथ के रीजन में भी जो तटवर्ती इलाके हैं उनकी बात हो रही है अभी। दूसरा राजस्थान व गुजरात के कक्षीकरण व खारे जल वाली भूमि, यानी राजस्थान और गुजरात इन दोनों के जो बॉर्डर है वहाँ की बात। तीसरा राजस्थान के पूर्व केवला देवी राष्ट्रीय पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पर। मध्य प्रदेश में जो झीलें हैं उसके आसपास में। उत्तर पूर्व में जो डेल्टा वाले जो इलाके हैं, उत्तर पूर्व का मतलब क्या है? जहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है या फिर बे ऑफ बंगाल है उसके आसपास। इसके अलावा गंगा घाटी के जो मैदान है, इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके आसपास का जो रीजन है उसके आसपास का क्षेत्र है। लद्दाख और कश्मीर का जो क्षेत्र है वहाँ का। और इसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं या आर्द्र क्षेत्र है वो आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसके बारे में यहाँ पर इतना ही पूछा जाएगा। अब मैंग्रोव वन के बारे में बात करें तो ये पेपर में एमसीक्यू में बहुत बार आता है कि विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% इंडिया में आता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है? तो मैंग्रोव वन का 6,740 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 6,740 किलोमीटर स्क्वायर। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के जो सुंदरवन के जो डेल्टा वाले क्षेत्र हैं वो इसके अंदर स्पेशली आते हैं। डेल्टा वाले क्षेत्र आते हैं मैंग्रोव वन में। या तो डेल्टा वाले आएंगे, ठीक है, और या फिर आपका अंडमान का जो क्षेत्र है वो आएगा, अंडमान निकोबार का। और इसके अलावा कुछ नदियां उसके आसपास का भी क्षेत्र आ सकता है मैंग्रोव वन में, जैसे कृष्णा, गोदावरी, महानदी। ये नदियां, इन नदियों में भी डेल्टा पाया जाता है। तो इन नदियों के आसपास भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, आप ये कह सकते हैं। इसके बाद में आगे देखो कहता है कि भाई हमें वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। पर में बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत आसान क्वेश्चन। वनों का संरक्षण क्यों? क्यों हमें पेड़ों को बचाना चाहिए? तो अगर हम देखें अपनी आवश्यकताओं को, तो हमारी आवश्यकताओं में चाहे वो खाद्य पूर्ति की बात हो, चाहे वो चिकित्सा की बात हो, चाहे हमारे लग्ज़रियस लाइफ़ रहने की बात हो, उसमें चाहे हमें घर बनाना हो, घर के अंदर फर्नीचर का सामान चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए हम कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है और ऑक्सीजन हमें कहाँ से? पेड़-पौधों से, वनों से प्राप्त होता है। तो काफ़ी प्रोस्पेक्टिव में देखें तो वन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और वन अगर रहते हैं तो आप सभी को पता है क्लाइमेट यानी मौसम यानी जलवायु जो है वो भी संतुलन में बना रहता है। अगर वन सही मात्रा में, पेड़ पौधे सही मात्रा में नहीं है तो कई बार वहां पर सूखा या फिर अत्यधिक बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात भी आ जाते हैं। कहता है कि भारत भारत सरकार ने वनों की संरक्षण करने के लिए कई सारी नीति अपनाई है, जैसे 1952 में। इसके बाद में इसे संशोधन किया गया, इसमें बदलाव किया गया 1988 में।
वन नीति अपनाई। और ये वन नीति ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद ही से हमने अपनाई है। आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने भी वन को बहुत इंपॉर्टेंट समझा था और वनों को ठीक ढंग से उपयोग किया जाए या फिर वनों का ठीक उपयोग करें या फिर उसका अधिक से अधिक लाभ वो ही ले सकें, आप ये भी कह सकते हो। इसके लिए अंग्रेजों ने वनों को आरक्षित कर दिया था। जो वनों के इर्द-गिर्द लोग रहा करते थे, आस-पास में जिनके गाँव थे, उन्हें वनों में एंट्री लेने से मना कर दिया, वन विभाग बना दिया था। ऐसे तरीके से हम कह सकते हैं। तो हमारी कई सारी आवश्यकताएँ हैं, जो वनों से पूर्ति होती है और इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अगर हम देखें, तो वन की हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे सबसे पहले देश में 33% भाग पर वन लगाना चाहिए। अगर 33% भाग में वन होंगे हमारे पूरे देश में, तो हमारे देश का जो मौसम है, जो जलवायु है, वो कैसा रहेगा? हेल्दी रहेगा या फिर हम कहें तो हमारे लिए उपयुक्त रहेगा। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर 6% से अधिक है। देखो ये जो डाटा गलत लिखा हुआ है, इसमें मैं आपको डायरेक्टली कह दूँ कि 33% भी नहीं है तो अधिक की तो बात ही अलग है। अब लगभग 27 से 24% के बीच में हमारे देश में वनों का जो है आंकड़ा घट गया है, इतना प्रतिशत ही बचा है। वन क्या करता है? पर्यावरण को संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारे पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। देश की प्राकृतिक धरोहर है। साथ ही साथ जितने ज़्यादा वन रहेंगे, उतने ज़्यादा जीव-जंतु सुरक्षित रहेंगे। वन जितने कम रहेंगे, जीव-जंतु के रहने के आवास भी उतने असुरक्षित हो जाएँगे या जीव-जंतु भी असुरक्षित हो जाएँगे। इसके अलावा आपको पता है कि जो वन होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, यानी पेड़-पौधों की जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, तो वो सॉइल इरोज़न यानी मृदा अपरदन से भी बचाती है। इसके अलावा मरुस्थलीकरण को रोकने से बचाती है, बाढ़ आने से रोकने से बचाती है, सूखे को नियंत्रित करती है और वृक्षारोपण से हम क्या कर सकते हैं? एक हरा-भरा उपयुक्त वातावरण भी बना सकते हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। वनों के उत्पादन को बढ़ाने में जो है सरकार की भूमिका होनी चाहिए और कहता है वनों पे, क्योंकि बहुत सारी आबादी आज भी ऐसी है जो डायरेक्टली वनों पे ही निर्भर है। जैसे जो आदिवासी लोग हैं, जो वनों के इर्द-गिर्द रहते हैं, वो ईंधन के लिए, पशुओं के चारे के लिए, भोजन के लिए व कई बार जब उनके काम नहीं चलते, तो ऐसे केस में वो वनों से कुछ चीज़ें ऐसी प्राप्त करते हैं जिन्हें बेचकर वो अपना भोजन या पोषण प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा अपने घरों को निर्माण में कई बार वो लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बल्ली के रूप में हो, चाहे वो छप्पर के रूप में हो, चाहे वो उन पत्तियों के फूस को अलग तरीके से कैसे भी यूज़ करें। इसीलिए हमें क्या है, पेड़ों की कटाई से ज़्यादा पेड़ों की बढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी इस नीति की तरफ अपना ध्यान लाना चाहिए। आगे कहता है कि अब वन का संरक्षण यानी वन की सुरक्षा हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं, अब वो बताएँगे। सबसे पहले क्या है, सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी पेपर में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है क्या है सामाजिक वानिकी? तो सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद उद्देश्य से वनों का प्रबंधन व सुरक्षा की जाए। या वनों का उपयोग इस तरीके से किया जाए ताकि पर्यावरण का भी विनाश ना हो और जो है सामाजिक और ग्रामीण विकास भी होता रहे। इसके लिए हमने क्या किया, पहला पॉइंट आपसे भी कह सकते हो कि राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने क्या किया कि जो सामाजिक वानिकी है उसको 3 भागों में बाँटा। पहला शहरी वानिकी, दूसरा ग्रामीण वानिकी और तीसरा फार्म। इन्होंने क्या किया कि भई जो सामाजिक वानिकी है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने उसे 3 भागों में बाँट दिया है। तो आपको याद रखना है। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी? कहता है आगे, इसके बाद में शहरों और उनके इर्द-गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे आपकी हरित पट्टी, पार्क, सड़कों की सब जगह पर औद्योगिक व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उन्हें प्रबंधन शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। अब ये इम्पोर्टेंट है शहरी वानिकी। इसमें बताया गया है कि शहरों में जहाँ भी खाली जगह है, उन सब जगहों पर वनों को लगाना, उन्हें सुरक्षित करना, ये वहाँ के शहरों का क्या है, कार्य है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आगे कहता है कि ग्रामीण वानिकी। ग्रामीण वानिकी में जो है कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाए। ग्रामीण इलाकों में जो वन है, वैसे तो वहाँ पर ग्रामीण इलाकों में वन ज़्यादा ही हैं, परंतु वहाँ पर भी ऐसे वनों को ज़्यादा लगाया जाए, जो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे बगीचे लगाएँगे, एक ही तरह के पौधे, वो एक तो छाएँ भी देंगे, हरियाली भी बढ़ाएँगे और साथ ही साथ में उनके रोज़गार या फिर और उस पर्पज़ में भी वो काम आ सकते हैं। कृषि वानिकी के अंतर्गत ये है
कि भई जो बंजर भूमि है या जो कृषि योग्य भूमि है, परंतु फिर भी वो खाली पड़ी है, जिन्हें यूज़ नहीं किया जा रहा, तो उनको क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। इनके यूज़ करने से हम वही चीज़ है, हम क्या कर सकते हैं, इन जगहों पर ऐसे खाद्यान्न की चीज़ें पूर्ति कर सकते हैं, पशुओं के लिए ऐसी चीज़ें उगा सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं जो चारे के रूप में हो। लकड़ी प्राप्त होगी, तो भई उसे ईंधन के रूप में या फिर घर के निर्माण में इमारती लकड़ी के रूप में उसे हम यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हम जो समुदाय है, जो हमारा समाज है, वो क्या कर पाएगा, वनों की तो सुरक्षा होगी ही होगी और वनों की सुरक्षा के साथ-साथ क्या करेगा कि देश के लिए भी वो अच्छा होगा, वन देश के लिए भी लाभदायक होंगे। ये आप सभी को याद रखना है। हम क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण के कार्यक्रम कर सकते हैं। जो जगह खाली है, जैसे नहरों के किनारे, रेलों की पटरियों के आस-पास, ना सड़कों के दोनों ओर, जैसे जनरली आजकल सड़कों के बीचों में भी अच्छा लगे इसके लिए लोग लगा देते हैं, सरकार लगा देती है, लेकिन इसके अलावा विद्यालय के अंदर पेड़ लगाना, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हमारी होने वाली है, जिसे बोलते हैं हम फार्म वानिकी। फार्म वानिकी बेसिकली क्या है? फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों को व्यापारिक महत्व के लिए क्या करते हैं? दूसरे पेड़ लगाते हैं। देखो, हम यहाँ पर खेती-बाड़ी तो कर रहे हैं, लेकिन व्यापारिक महत्व से हम किनारे-किनारे हमने क्या कर दिया? खेती के साथ-साथ हमने कुछ पौधे भी यानी पेड़ भी लगा दिए। इन इससे क्या होगा? इसके इसके लिए छोटे व मध्यम किसान निःशुल्क पौधे उपलब्ध उनको कराए जाते हैं और इस योजना के तहत कई तरह के भूमि जैसे खेतों में मेड़ लगाना, चरगाह, घास और खाली पड़ी ज़मीनों पर पशुओं की बाड़ेबंदी की जाती है। देखो क्या रहा है, हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने जो फार्म है, उनकी पहचान कर सकते हैं। हम किनारे-किनारे पेड़ लगा के थोड़ी-सी रस्सी बाँध दें तो बाड़ेबंदी हो जाएगी। हम उसका उपयोग करके पेड़-पौधों को लगाकर हम क्या कर सकते हैं, हाँ, मेड़ लगाने का मतलब होता है जो हमारी वैसे बिहार में लोकल भाषा में अड्डा बोला जाता है। जो खेत होते हैं ना खेत, उसके यहाँ पर क्या होता है कि खेतों के जो चारों तरफ जैसे खेत है ये, इसके चारों तरफ घास की पट्टी सी लगा देती है थोड़ी उसी ऊँचाई। बेसिकली ये इसलिए लगाया जाता है ताकि जब भी हम सिंचाई करें तो एक तो इसमें चल सकें, दूसरा क्या कर सके कि भई जो खेत के अंदर पानी जभी भी डाले तो पानी बहकर आगे की तरफ ना बह जाए। उसी के अंदर उसको स्टोर किया जा सके। क्या पता वो दूसरे वाले हमें इतने से हिस्से में चाहिए हो पानी, इधर ना चाहिए हो और इधर पानी चल जाएगा तो वो खेत को खराब भी कर सकता है और हमारे चलने के पर्पज़ से भी काम आ जाता है। हम ये भी कह सकते हैं। अगला कहता है वन्य प्राणी। वन्य प्राणी कौन है? वह वन्य प्राणी जो जंगलों में रहते हैं। आप चिड़ियाघर गए होंगे और चिड़ियाघर में आपने अलग-अलग तरह के जीवों को देखा होगा। वहाँ पर कुछ जानवर भी दिखे होंगे आपको, कुछ पक्षी भी दिखे होंगे और कुछ आपको अपने दोस्त भी दिखे होंगे। तो दोस्त का मतलब मेरा उन लोगों से है जो जानवर आपको पसंद है और कुछ ऐसे जानवर जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे। बेसिकली वे भी जीव हैं, उनको भी जीने का हक है और इसी तरीके से वह हमारी प्राकृतिक धरोहर है। ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य नहीं है, वो दूसरे जानवर है तो हम उसका शिकार करें, उसे परेशान करें या फिर उनको खत्म ही कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भी जीव है, उन्हें भी जीने का हक है और इस तरीके से उन्हें भी जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उन्हें अधिकार होना चाहिए। परंतु मनुष्य क्या कर रहा है? वनों को काट रहा है। वनों को काटने की वजह से उन्हें रहने की दिक्कत हो रही है। उन्हें जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, उन्हें उस प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से जो वन्य प्राणी है, उसकी संख्या लगातार घट रही है। भारत में अगर हम देखें, जैसा आज से 100 वर्ष पूर्व जितने वन्य प्राणी पाए जाते थे और आज अगर हम देखें तो उन सब वन्य प्राणियों में काफ़ी अंतर आ गया। हम ये कह सकते हैं पहले वन्य प्राणी ज़्यादा पाए जाते थे, अब वन्य प्राणी कम पाए जाते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जो वन है, उनकी संख्या घट रही है और इसी वजह से वन्य प्राणियों की भी संख्या क्या हो रही है? घट रही है। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जीव विविधता पाए जाने के कई सारे कारण हैं और इतने सारी जीव विविधता अगर हमारे देश में है, तो उन जीव विविधता को बरकरार रखने के लिए हमें अलग-अलग तरह के पारिस्थितिक तंत्र की भी ज़रूरत है और ये पारिस्थितिक तंत्र केवल तभी रह पाएगा, ये इकोसिस्टम केवल तभी रह पाएगा, जब हमारे वन ज़िंदा रहेंगे, वन ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है? क्लियर हो रहा है? जिन्हें हमने युगों से संरक्षित रखा यानी कई सालों से, सदियों से वो रहते हुए आए हैं, तो आज हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने निजी स्वार्थों की वजह से केवल उसको नुकसान ना पहुँचाएँ। तो यहाँ पर कहता है कि भई वनों के कटने की वजह से बहुत सारे ऐसे जीव-जंतु हैं जिनकी संख्या कम हो रही है और इवन हम ये भी कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे वन्य प्रजाति हैं जो लुप्त होने की कगार पे भी क्या हो चुके हैं? आ चुके हैं। इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है और जिसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण कहता है औद्योगिक।
और तकनीकी विकास के कारण वनों की जो दोहन है वो काफ़ी तेज़ी गति से हो रही है। सबसे पहले पेड़-पौधे क्यों कट रहे हैं? क्योंकि फैक्ट्री ज़्यादा लग रही है, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा लग रही है और तकनीकों का काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है जिसकी वजह से। दूसरा कहता है कि मनुष्य खेती करने के लिए, अपनी बस्ती बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, खदान बनाने के लिए, जलाशय बनाने के लिए ज़मीनों पर जो वन है उसको साफ़ कर रहा है, जिसकी वजह से वनों की क्या हो रही है? कटाई हो रही है। तीसरा, मनुष्य अपने चारे के लिए, ईंधन के लिए, इमारती लकड़ी के लिए वनों को लगातार काट रहा है, जिससे वनों पर दबाव क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। चौथी बात कहता है कि भई पालतू पशुओं को चराने के लिए हमें नई-नई चरगाह चाहिए और सीधी-सी बात है पशु जंगल झाड़ थोड़ी चरते, उन्हें तो घास चाहिए। ऐसे पत्ते चाहिए जो हरे हों और बेसिकली घास ज़्यादा, यानी इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं पेड़-पौधों को काट रहे हैं और वनों को काटने से वनों की संख्या कम हो रही है। अगला कहता है रजवाड़ों और जो बड़े वर्ग के लोग हैं राजा-महाराजा, उन्होंने शिकार के लिए, उन्होंने अपने शौक के लिए, उन्होंने बड़े-बड़े फील्ड को साफ करवा दिए, जानवरों को मरवा दिए। कइयों ने क्रिकेट ग्राउंड बना दिए, कइयों ने फुटबॉल ग्राउंड बना दिए। उसके लिए भी तो हमें जंगलों को साफ करना पड़ा होगा। उसके लिए भी तो हमें सैकड़ों वनों को या फिर सैकड़ों पेड़ों को काटना पड़ा होगा। इससे बहुत सारे जीव-जंतु भी मारे गए होंगे। अगला कहता है जंगल में आग लगने से भी बहुत सारे जो है क्या कहते हैं वनों का क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है, दोहन हो रहा है। तो हमें इसकी क्या करनी चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, आगे आपको कहता है कि यह महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्रीय और विश्व प्राकृतिक धरोहर को बचाने और जो है पारिस्थितिक पर्यटन यानी इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन्य प्राणी जो है, यानी जो जीव-जंतु हैं, इनका संरक्षण क्या है? बहुत ज़रूरी है। इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए? अब देखो, ये तो हम अगर अपने शहर में अगर कोई ज़ू है, चिड़ियाघर है, अगर हम वहाँ विज़िट करें, तो हमको एक्चुअल में पता चल पाएगा कि हमारी सरकार जानवरों के लिए कुछ कदम उठा भी रही है कि नहीं। परंतु इसमें ऐसा नहीं है, अब हम ज़ू घूम लिए तो अरे नहीं सरकार ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, उनके लिए तो अच्छे पिंजरे बना रखे हैं। शेर के लिए गड्ढा बना रखा है, मांस भी मिलता है। परंतु केवल सिर्फ़ चिड़ियाघर में रहने वाले जानवर से क्या पूरे देश की धरोहर की बात हो जाएगी? तो इसका उत्तर है नहीं। हमारे गलियों में, हमारे शहरों में ऐसे बहुत से जीव-जंतु रहते हैं जिनको हमारी सरकार ध्यान नहीं देती। इवन हम सभी अपने गली में रहने वाले जानवर स्पेशली कुत्तों से, डॉग से परेशान हैं। है ना? रात को चिल्लाते रहते हैं। है ना? कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि वो लोगों को काट लेते हैं। है ना? तो ऐसा नहीं है सरकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जीव-जंतु जो जंगलों में रह रहे हैं, जो चिड़ियाघर में रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा की बात होगी। देखो जानवर तो वो भी हैं। तो सरकार को उसके लिए भी क्या करना चाहिए? कदम उठाना चाहिए। आगे देखिए कहता है कि भारत में वन्य और प्राणी की बचाव की जो है परिपाटी बहुत पुरानी है। बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी का मतलब है कि हमारे देश में जो वन्य प्राणी हैं, हमारे देश में जो वन्य प्राणी हैं, उनके बचाव की शुरू से बात की गई है। देखो, शुरू से ही पेड़-पौधे की पूजा की जाती है। कई जानवर ऐसे हैं जिन्हें पूजा जाता है या फिर जिनकी शिकार या फिर जिनकी हत्या पे रोक की बात होती है। पंचतंत्र, जातक यानी ये जो कहानियाँ की पुरानी-पुरानी जो कहानियों की किताब है, जंगल बुक इत्यादि की कहानियों में हमने वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम के उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखो, चाहे पंचतंत्र की कहानी पढ़ो, चाहे आप जंगल बुक तो आपने देखा भी होगा। जंगल बुक देखा होगा ना मोगली वाली स्टोरी, उसमें भी जानवरों के प्रति हमने क्या है, कैसा प्रभाव दिखाया है। इसके अलावा भारत में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सबसे पहले क्या किया गया, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 पास हुआ। इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आता है। ये देखो ये वन्य प्राणी है। इससे पहले जो हमने बात करी थी 1952 के बारे में, वो वनों के संरक्षण की बात हो रही थी, वो केवल वन की और अब किसकी बात हो रही है? वन्य प्राणी की, जो कि वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण के कानून की रूपरेखा तैयार करता है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा सबसे पहला यही कि वन्य प्राणी अधिनियम सबसे पहले कब पास हुआ? ठीक है? तो ये याद रखना है और इस अधिनियम के 2 मुख्य क्या उद्देश्य हैं? पहला इसमें ये कहा गया था कि भई जो संकटपन्न वाले जो प्रजाति हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात कहता है कि हम उन जानवरों की सुरक्षा करने के लिए एक तो नेशनल पार्क बनाएँगे या फिर पशु विहार या फिर कुछ ऐसे संरक्षित क्षेत्र बनाएँगे, जहाँ पर पशुओं को सुरक्षा से रखा जा सके। इसके इसके लिए हम देखते हैं सरकार लगातार कदम उठा रही है और जो 1972 का वन्य प्राणी अधिनियम था, इसमें आगे चलकर 1991 में बदलाव किया गया, संशोधन किया गया और इसके तहत क्या किया गया, कठोर सज़ा का प्रावधान किया गया। अब ये कठोर सज़ा का प्रावधान किसके लिए?
जो वन्य प्राणियों का शिकार करेगा, अवैध शिकार करेगा या जो उसकी रक्षा नहीं करेगा, उसके लिए भई कठोर सज़ा की बात की गई है, परंतु सलमान खान के लिए क्यों नहीं की गई, ये मुझे नहीं पता। लेकिन लोगों के लिए कठोर की व्यवस्था की थी। इसमें कहता है कि इनमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाना। अब देखो, एक तो कह रहा है क्या किया गया 1991 में जो संशोधन किया गया था, एक तो कठोर सजा कर दी गई। दूसरी चीज़ क्या की गई कि भई कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने के लिए और जो संकटापन्न प्रजातियाँ हैं, उनको भी बचाने के लिए हमने कुछ क्या की व्यवस्था की। देखो और कहता है कि देश में 103 नेशनल पार्क हैं, 563 वन्य प्राणी जो है अभ्यावरण है। नेशनल पार्क एक तरीके से ज़ू है। और वन्य प्राणी अभयारण्य का मतलब, जब आप देखो, आप तो ज़ू गए हो, ज़ू के अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली के अंदर ही आगे देखो कहता है कि दिल्ली के अंदर भी ऐसे कई ऐसे जगह हैं, जैसे एक आपको जगह मिलेगा जो है संजय लेक, संजय झील। हालाँकि आप कभी जाना नहीं, वो चोर डकैतों का इलाका है, यानी वहाँ पर क्या होता है कि लोगों को लूट भी लेते हैं, जैसे अकेले में घूमने जाते हैं, लड़के-लड़की कपल जैसे हमारे यहाँ पर पार्क वगैरह है, उनको लूट लिया जाता है, कुछ उस तरीके की जगहें भी दिल्ली में बहुत सारी है, जहाँ पर जीव-जंतु रहते हैं, जैसे नीलगाय आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, हिरण भी देखने को मिल जाएँगे आपको, ठीक है? ऐसे जनरली बहुत सारी जगह ऐसी दिल्ली में भी है। कहता है आगे, वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा काफ़ी बड़ा है और इनमें मानव कल्याण की जो है असीम संभावनाएँ निहित है। देखो कहता है कि भारत में या फिर वन्य प्राणियों की बात करें तो इसका दायरा ऐसा नहीं कि छोटा-सा है, बहुत बड़ा दायरा है और ये तभी प्राप्त किया जा सकता है जब एक तो व्यक्ति, यहाँ के लोग खुद भी उनकी सुरक्षा करें और सरकार भी उसके लिए संरक्षण करे। जैसे मानवीय सहायता की जा सकती है, उनके लिए कभी कुछ खाने के लिए, जैसे हम दिल्ली में जाते हैं, कहीं रेलवे वगैरह की पटरी के आस-पास बंदर वगैरह मिलते हैं, तो हम उनको कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। या फिर कभी कोई खराब कपड़े वगैरह होते हैं, ठंड ज़्यादा होती है, तो उनके लिए ऐसी जगहों पर कपड़े छोड़ सकते हैं। तो जो मनुष्य है और सरकार है, दोनों ही, तो भई मानव और सरकार दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अपना योगदान देना होगा। आगे कहता है कि यूनेस्को के मानव और जैव मंडल योजना, अभी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, यूनेस्को ने कौन-सी योजना चलाई है? मानव और जैव मंडलीय योजना, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जगत और प्राणी जगत के संरक्षण के लिए कदम उठाए। ठीक है? एक तो वनस्पति जगत यानी पेड़-पौधों के लिए और साथ ही साथ में किसके, प्राणी जगत यानी जीव-जंतु के लिए। अब कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत में जीवों को रक्षा के लिए। सबसे पहले आपसे पेपर में पूछा जा सकता है ईयर, याद रखना है, टाइगर प्रोजेक्ट किस ईयर को लॉन्च हुआ था, है ना? प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 और आपका विशेष योजनाएँ इन जातियों के संरक्षण के लिए, जैसे यहाँ पर बताया गया है। के बचाव के लिए चलाई जा रही, इसमें टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 से चली आ रही है। इसके मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की जो संख्या है, वो घटे ना, उसके स्तर को बनाए रखें और साथ ही साथ में उसकी संख्या को बढ़ाया जा सके। आप सबको पता है, पहले टाइगर जो थे, बाघ जो थे, वो कैसे थे कि अलग-अलग राज्यों में, जैसे बंगालियन टाइगर था आपका, इसके अलावा जो गुजरात में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा भी और जगह भी पाए जाएँ। उसकी संख्या जहाँ पर है, उनकी संख्या कम ना हो। देखो, उनके संरक्षण की बात हुई थी और साथ ही साथ लोगों को शिक्षा, मनोरंजन के रूप में दोनों में फ़ायदा होगा। इस योजना के तहत 9 बाघ नीचे आरक्षित क्षेत्रों में शुरू किए गए थे और 16,339 वर्ग किलोमीटर पर फैल रहा था। अभी आपको पता है, टाइगर को बचाने के लिए मोदी जी कुछ टाइगर लेकर आए थे विदेश से, मर गए वो, है ना? वो मर गए। सीधी-सी बात है ना? कहता है कि अब अभी चर्चा कर, जो भी था जी। कहता है अब यह योजना 50 जो है ना करोड़ बाघों के निश्चय में चल रही है, जिसका क्षेत्रफल ये है, ताकि उन राज्यों में या उन स्थानों पर बेसिकली क्या किया जा सके, उन जीवों को संरक्षण किया जा सके। देखो 18 राज्य भारत में ऐसे हैं जहाँ पर बाघ मिल सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी बताई है, कभी ना कभी वहाँ पर देखे गए। और देश में बाघों की संख्या 2006 जो थी उसमें 1411 थी और 2020 में बढ़कर इसकी कितनी हो गई है, 2900 जो है 67 हो गई, जो कि विश्व के बाघों का केवल 70% है, यानी भारत में केवल 70% टाइगर पाए जाते हैं। और आपको पता है बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। और सबसे तगड़ा टाइगर माना जाता है रॉयल बंगालियन टाइगर, याद रखना है। यह मुख्य रूप से बाघ केंद्रित है, परंतु फिर भी ये पारिस्थितिकी केंद्र के स्तर पर जोर दिया जा रहा है। बाघों की संख्या बनी रहे या ऊँची उठी रहे, इसके लिए भी उसके लिए पोषण या फिर और चीज़ें वो भी होनी चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा कुछ और परियोजना चलाई गई हैं, जैसे मगरमच्छ
प्रजनन योजना, आपका अ, अंगुल परियोजना, हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना, ये कुछ योजनाएं हैं जो जीवों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है। हाँ, इसके अलावा जीव मंडल निश्चय, ये भी पेपर में एक साल आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो क्या है, जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार से भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है। यूनेस्को ने मानव जीव मंडल प्रोग्राम यानी MAB के अंतर्गत क्या किया गया है, भाई जो तटवर्ती इलाके हैं, तटवर्ती इलाके जो साउथ के हमारे, उन इलाकों में क्या हो सके, भाई जीवों को क्या किया जा सके, संरक्षण दिया जा सके, इसके लिए योजना चलाई गई है। भारत में 18 जीव मंडल निश्चय है परियोजनाएं, इसमें 12 जीव मंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा निश्चय किए गए। तो यही था चैप्टर। अब नीचे कुछ सूची दी गई है आप लोगों को, वो पूरी की पूरी सूची दी गई है 18 की 18 की। जीव मंडल निश्चय कहाँ कहाँ पर है? सबसे पहला नीलगिरी है। नीलगिरी आप सबको पता है कहाँ पर है? नीलगिरी आप सभी का पड़ता है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के आसपास में। नंदा देवी है, ये कहाँ पर? उत्तराखंड में। आपका नोकरेक कहाँ पर है? मेघालय में। मानस जो है वो असम में। सुंदरबन आपको पता है पश्चिम बंगाल में। मन्नार की खाड़ी जो है आप सभी को पता है तमिलनाडु के आसपास में। ग्रेट निकोबार तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। आपका सिमी लिपाल जो है ये भी अंडमान में ही है, सॉरी उड़ीसा में ही है ना। डिब्रूगढ़ बेसिकली असम में है, तो ये यहीं पर ही है। दिहांग जो है ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा पंचमढ़ी जो है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो ये आपके कुछ राज्य हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। तो ये चैप्टर आप लोगों का इसी तरीके से हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर मजा आया होगा। देखो ये पेपर में मैप आता है, जैसे नीलगिरी के बारे में बहुत बार आया हुआ है, आपका अगस्त्य मलाई है, मन्नार की खाड़ी है, सुंदरवन है, ठीक है। तो ये सब नाम आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, उन सभी के यहाँ पर आपको याद रखना है। चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड ज्वाइन अस।